नमस्ते स्टूडेंट्स। अपन क्लास 11th ज्योग्राफी में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है संरचना और भू आकृति विज्ञान वो पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कल इसका परिचय पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय जो भारत की जो भूमि है उस भारतीय भूमि को प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। फिर अपन ने इनके बारे में पढ़ने के बाद में अपन ने पढ़ा था भू आकृति। भू आकृति का अर्थ है धरातल, जो अपनी भूमि है उस भूमि को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है। इस 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भू आकृतिक प्रदेशों में अपन ने कल जो पढ़ा था उत्तरी और पूर्वी पर्वतमाला के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसमें पहला अपन दोबारा से शुरू करते हैं अपन उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। यहाँ से देखो नीचे उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और ये इसमें कुछ मानचित्र था, मैंने आपसे कहा था मानचित्र को ध्यान से देखना है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखला, समानांतर का होता है एक जैसी पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत सारी है। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएँ, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख 4 मुख्य श्रेणियाँ दी हुई है। ये जो 4 नाम दिए, वृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ, इनको आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये शिवालिक श्रेणी दी हुई है। शिवालिक श्रेणी अपने को दिखाई दे रही है। शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है, तो इसके जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो अपने को सबसे पहले अपन कौन सी देख रहे थे, वृहद हिमालय यानी बड़ा हिमालय, फिर पार हिमालय, फिर मध्य हिमालय। तो इन पार्टों को अपन ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग पार्टों में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो मान हिमालय, और उसके बाद में अगर बात की जाए तो बीच वाला मध्य हिमालय आ गया। पार हिमालय, पार का मतलब क्या होता है, तिब्बत वाला जो तिब्बत की साइड, चीन की साइड वाला जो पार्ट है, और नीचे है शिवालिक हिमालय, जिसमें अपन ने कल पढ़ा था उत्तरी मैदान। अभी अपन आज और इसका विस्तार से देखेंगे इसको। तो वृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियाँ हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिणी पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, फैली हुई है। दार्जिलिंग जो क्षेत्र है और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियाँ जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर दक्षिण यानी ये वाली जो अपन बात कर रहे हैं इसकी, ये नीचे की तरफ, ये देखो ध्यान से देखो, नागा, मिजो, पटकोई, ये मुख्य श्रेणी हिमालय का ही पार्ट है। और नीचे फिर बंगाली खाड़ी में अंडमान दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय क्षेत्र श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2500 किलोमीटर में संपूर्ण हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। और इनकी जो चौड़ाई है वो 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पूर्वी एशिया के देशों के बीच, अपना उपमहाद्वीप और पूर्वी एशियाई जो देश है उनके मध्य में ये एक दीवारनुमा आकृति के रूप में खड़ा हुआ है। एक से अपन देखते हैं, क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम, उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? तो ये कुछ उपनामों से इसको जाना जाता था। जैसे हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं, प्राकृतिक तो है ही, साथ ही साथ जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी ये माना जाता है। जलवायु विभाजक भी इसको कहा जाता है और सांस्कृतिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट है, हिमालय प्रतिरोधक के साथ साथ अपितु जलवायु और अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक अन्य कहीं और जगह ढूंढ सकते हैं? हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएँ, हिमालय पर्वतमाला जो है उसमें भी अनेक प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे उच्चावच, ऊंचे नीचे पर्वतीय श्रेणियाँ, संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया हुआ है। अभी हिमालय जो प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें इसको कौन कौन से पार्टों में विभाजित किया है, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय,
अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्वी पहाड़ियों का अर्थ जो मिजो वाली जो श्रेणियाँ, मिजो है, नागा है, पटकोई है, ये पर्वत श्रृंखला जो है अरुणाचल से लेकर के नीचे त्रिपुरा तक के क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएँ, तो इसको अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कश्मीर हिमालय या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अपन बात किसकी कर रहे हैं? कश्मीर हिमालय की। कश्मीर, ये देखो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये कश्मीर हिमालय का पार्ट है। कश्मीर हिमालय का ये कराकोरम श्रेणी आ गई, लद्दाख आ गई, जास्कर आ गई जी। ये श्रेणियाँ जो है इस फर्स्ट वाले अपन जो पढ़ रहे हैं कश्मीर हिमालय, उसी का पार्ट है। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग जो व्रत हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। ये बहुत व्रत हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। डल झील कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल के विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील दोनों इस क्षेत्र में स्थित है। कश्मीर घाटी और डल झील, व्रत हिमालय और पीर पंजाल जो है। अब व्रत हिमालय और पीर पंजाल वाला जो पार्ट है, देखो ये ऊपरी भाग जो कराकोरम जो है और ये पीर पंजाल वाला जो पार्ट है, तो ये व्रत हिमालय और पीर पंजाल वाला जो पार्ट है, इन दोनों के मध्य में कौन सी झील स्थित है? डल झील। दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ। दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी का अर्थ क्या होता है? बर्फ से निकलकर आने वाली जो नदियाँ हैं। बलटोरा, सियाचिन, इसी प्रदेश में जो कश्मीर क्षेत्र में सियाचिन वाला पार्ट आता है, बलटोरा आता है, जो जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान एक फसल है जिसका उत्पादन बर्फीली क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर जाफरान की कृषि की जाती है। बहुत हिमालय, व्रत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, जास्कर श्रेणी में अब ये दर्रे हैं जिसका अपन नाम बोल रहे हैं, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल। जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये दर्रे हैं, बीच बीच वाले पार्ट। आप एटलस के माध्यम से भी इसको समझ सकते हो। एटलस में सारी चीज़ें दी होती है, इसमें क्या है, पूरी चीज़ें दी हुई नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उसके बाद में जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुल्ला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वुलर झील। अब ये ध्यान रखना है कि कश्मीर हिमालय जो क्षेत्र है उसमें डल और वुलर झील तथा लवण झीलें जैसे पोगांग सो और सोमुगिरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब इसी क्षेत्र को अपवाहित करती है। कश्मीर वाले क्षेत्र से, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर कश्मीर हिमालय जो है उस क्षेत्र से होकर ये अपवाहित होती है, बहती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ भी यहीं पर स्थित है। हम केवल कौन सा पढ़ रहे हैं? कश्मीर हिमालय। यहाँ बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते रहते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखना है। झेलम नदी के किनारे किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो किसकी है? जम्मू और कश्मीर की। ये देखो इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में, लद्दाख श्रेणी, नंगा पर्वत, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये सारे दर्रे हैं बीच बीच में। बारालाचा जो लो है, ये सारे के दर्रों के नाम है। दर्रे का अर्थ क्या होता है? दो पर्वतीय भागों के मध्य जो गहरी खाई नुमा आकृति जो होती है, जहाँ से व्यक्तियों का आवागमन होता है, उसे हम दर्रे की श्रेणी में मानते हैं। कि ये जो श्रीनगर जो है, इस झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक और प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक इसलिए इसको कहते हैं कि मानव निर्मित नहीं होकर के प्रकृति द्वारा निर्मित झील है।
प्रकृति ने इस झील का निर्माण किया है, इसलिए इसको प्राकृतिक झील के नाम से अपन जानते हैं। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। युवा का अर्थ होता है जो कटाव ज़्यादा करती हो, जो तेजी के साथ बहती है तो उसको अपन युवा अवस्था में बोलते हैं, और जो बिल्कुल स्लो बहती है उसको वृद्धावस्था। कश्मीर घाटी में झेलम जो है झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है तथा भी नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण। विसर्प का क्या अर्थ? सांप की तरह की आकृति का निर्माण कर देती है नदियाँ। क्या आप कुछ और नदियाँ भू आकृति बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी की प्रौढ़ावस्था में? नदी जो है प्रौढ़ावस्था में अनेक प्रकार के नई नई आकृतियों का निर्माण। प्रौढ़ावस्था का जिसमें क्या होता है, तेजी के साथ वो आगे बढ़ती है तो सामने जब अवरोध आता है तो साइड में से कटाव करते हुए अनेक प्रकार की आकृतियों स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियाँ पाई जाती है जिसे दून के नाम से जाना जाता है। दून, जैसे देहरादून, तो ये दून वाली जो आकृति है जिसमें से जम्मू दून और पठानकोट, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर वाले जो क्षेत्र है उनमें दून का अर्थ क्या होता है? जो कटाव के कारण या नदियों द्वारा प्रौढ़ावस्था में जो नदियाँ हैं नई नई स्थानों का या नई नई स्थल आकृतियों का निर्माण करती है तो उसको अपन बोलते हैं। ये तो था अपना कश्मीर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड। हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी, अब अपन देख चुके हैं झेलम और चिनाब तो कहाँ है? कश्मीर वाले हिस्से से बहती है। और रावी और कौन सी है? हिमालय का ये हिस्सा पश्चिम में रावी और पूर्व में काली या घाघरा, गंगा की सहायक नदी है काली सिंध या घाघरा नदी के बीच में स्थित है। ये भारत को दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित होती है। सिंधु और गंगा, गंगा की सहायक नदियाँ और सिंधु नदी में जो कौन सी नदी है? रावी नदी। घाघरा तो है गंगा की सहायक और रावी जो है वो है सिंधु की सहायक। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, व्यास और सतलज है। सिंधु की सहायक नदियाँ और यमुना और घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदियाँ। यमुना जो नदी है उसका उद्गम भी तो उत्तराखंड से माना जाता है। गंगा नदी के पास में यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। इसमें एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो एक बार। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी भाव रोचक है। विसर्प का सर्पिलाकार आकृति में ये नदी बहती है और ये पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील और ये बड़ी झील झेलम नदी के त्रिस्थानीय निम्नतम आधार बनी हुई है। तो ये प्राचीन काल में नदी विसर्पाकार आकृति में बहती है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय का सुदूर यानी उत्तरी भाग, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार और लाहौल तथा स्थिति स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और जिसको अपन हिमाचल हिमालय के नाम से धौलाधर है, उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, नागतीबा भी कहा जाता है इसका। ये उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी और अन्य हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए ब्रिटिश प्रशासन जब अंग्रेज़ों का अधिकार था उस दौरान ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मंसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन और रानीखेत इन्हीं भागों में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश का ही अपन बोल सकते हैं जिला है। मंसूरी ने कसौली, अल्मोड़ा, लेसडाउन ये सारे के सारे जो क्षेत्र है अपन किसकी बात करें? उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल हिमालय की। तो वहाँ पर स्थित है शिवालिक। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति जो है शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवअवाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हो गया। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून आदि ये दून जो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वही दून है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। इन घाटियों को अपन दून के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। वृत्त हिमालय की घाटियों में
भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं और ये खानाबदोश लोग हैं। जो खानाबदोश लोग से हमारा अभिप्राय जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल या ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं। ऊंचाई पर यानी कौन से समय में? जब गर्मी की ऋतु आती है तो ऊपरी भाग में वो चले जाते हैं, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में जाकर रहने लग जाते हैं। और शरद ऋतु में ये क्या करते हैं, वापस नीचे की ओर लौट कर आ जाते हैं, वो वापस घाटियों में लौट कर आ जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में पांच प्रसिद्ध प्रयाग यानी नदियों के संगम है यहाँ पर, जिसका विवरण इस पुस्तक के अध्याय 3 में, आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में अपने इन नदियों के संगम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 3 में दिया है। क्या आप कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं जो भारत के अन्य भागों में स्थित है? कुछ प्रयागार्थ जो मनोरम या दृश्य देखने लायक जो स्थल है। ये तो थे अपने उत्तराखंड और हिमाचल। उसके बाद में दार्जिलिंग और सिक्किम। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग के बागान बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सिक्किम वाला जो पार्ट है, इसके पश्चिम में नेपाल, ये दार्जिलिंग वाला जो पार्ट है। अपन बात करें मेघालय जो क्षेत्र है, उस मेघालय क्षेत्र के जो अपन बात करें एक भाग में पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय आ जाता है। ये एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज़ बहाव वाली तीस्ता नदी, तीस्ता जो गंगा की सहायक नदी है, तीस्ता नदी बहती है। और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ और गहरी घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग, विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं और मध्य भारत की कई जातियाँ यहाँ पर निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा होती है यहाँ पर। और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। जिस दार्जिलिंग की चाय, यहाँ पर चाय, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो जलवायु है वो चाय के लिए अनुकूल होती है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर वर्षा और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है चाय के बागानों में। अब ढलान वाले यानी पानी रुकना भी नहीं चाहिए, और ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर पानी का ठहराव नहीं होता और केवल पानी चलता रहता है। ज़्यादा लंबे समय तक पानी का ठहराव भी चाय की कृषि के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा होना और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। बाकी हिमालय से ये क्षेत्र भिन्न है, क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिनका उपयोग चाय के बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग जो हिमालय क्षेत्र है, वो अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट अपना जो है अरुणाचल हिमालय। ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर, भूटान जो देश है पड़ोसी देश, उस हिमालय से लेकर पूर्व में डिक्रू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ में कांगतू और नमचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज़ बहती हुई और गहरे गोर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरवा को पार करने वाली, नामचा बरवा पर्वत है, उस नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जगह जो उससे आगे, जब नामचा बरवा से आगे बढ़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है आपको, ये देखो ऊपर से चल रही है। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जाना जाता है, और जब जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें नमचा बरवा को जैसे ही पार करती है, तो पार करने के बाद में ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज़ बहाव के साथ गहरे गोर्ज बनाने वाली नदियाँ जैसे विच्छेदित होती है। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी गहरी गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है? प्रपात का निर्माण करती है, गहरी खाई का आकृति जो होती है। कामेंग, सुबनसरी, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12मासी नदियाँ और बहुत से जल प्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि जलप्रपात जहाँ जहाँ होते हैं उन जलप्रपातों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अरुणाचल
हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है: मोनपा, अबोर, मिसमी, निसा और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम कृषि का अर्थ होता है स्थानांतरित कृषि, जगह बदल बदल कर जो कृषि की जाती है, जिसमें स्थानांतरित कृषि स्लेश और बर्न जला करके, पेड़ों को जला करके जो कृषि की जाती है। ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। परिवहन क्षेत्र, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण परिवहन का विकास काफ़ी कम हुआ है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र में होकर यहाँ पर ये कारोबार किया जा सकता है। नेक्स्ट वाला जो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ये नेक्स्ट वाले में अपन उत्तरी मैदान के साथ पढ़ेंगे और इसको बड़े ध्यान से बुक में से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है।